तो जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10th यानी हाई स्कूल का बोर्ड पेपर का पिछले साल का फुल सॉल्यूशन बोर्ड पेपर का जो हिंदी का है। तो ये मेरा पेपर है जो कि मेरा नाम है दीपक शर्मा, ठीक है। ये मेरा रोल नंबर है। ये सर ने निरीक्षक जो होते हैं वहाँ के साइन किए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है ना। हमारा जो हिंदी का विषय कोड होता है वो 901 होता है, ठीक है ना। तो आइए इसका निर्देश जो कुछ दिया है कुछ समझ लिया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जब प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो 15 मिनट आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्र पढ़ने को, ठीक ना। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभक्त है। ये जो प्रश्न पत्र है ये अ और ब में विभक्त है, ठीक है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब कि प्रश्न पत्र जो ये है उसके खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन जेल पेन नहीं, बॉल पेन से सही गोला में पूर्ण रूप से काला करेंगे, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब ये जो एक नंबर का प्रश्न है ये खंड अ में वो एक नंबर के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो आइए ये देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब जो भी प्रश्न है उसके सम्मुख मतलब उसके सामने निर्धारित अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए पहला खंड अ में देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, ठीक है ना। और दूसरा देखते हैं। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। उपन्यास रचना की विधा है, ठीक है ना। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक थे। तो आइए दूसरे पेज पे आते हैं। ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये है चौथा। कलम का सिपाही की विधा है। जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? उपन्यासकार हैं, ठीक है। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमने ये इस पे लगाया 30 क्योंकि मेरा गलत हो गया है, इसीलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैला आंचल के रचनाकार ये हैं फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। और 9वां देखते हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध के कवि हैं केशवदास। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की। रामचंद्रिका रचना है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। ये आ गया 12वां। ये सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ये है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ठीक है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि। इसमें प्रयुक्त उपसर्ग मतलब उपसर्ग में पहले, तो अधि ये उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में द्विगु समास है, ठीक है ना। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, ठीक है ना। प्रत्येक शब्द में यड़ संधि है। खीर का तत्सम रूप है क्षीर है, ठीक है। मैंने इस पे लगा दिया था क्षीर पे, चूंकि ये गलत है, ठीक है ना, इसीलिए मेरे 1 नंबर कट गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ खीर का जो तत्सम शब्द है वो क्षीर है, ठीक है।
और नदीय शब्द का वचन है ये पंचमी द्विवचन। ये हस्तिथा धातु का वचन एवं पुरुष है। ये हमने 20 क्वेश्चन पहले ही कर लिए। अब आ जाते हैं खंड ब पे। इसमें वर्णात्मक प्रश्न जो कि 21वां देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे तो हमको मिलेगा 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम क्या कह रहा है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि में हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की सभ्यता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदारत था। उच्चासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभाई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला कहता है प्रस्तुत गद्यावतरण मतलब प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो हम संदर्भ आपको दिखाते हैं जो कि हमने नोटबुक में लिख चुका है। तो देखिए मित्र, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि प्रश्न नंबर 21, उसके बाद क डाल के इसे संकेतांक बना लेंगे। मित्रता के लिए डैश मित्रता खूब निभी। तो इसका संदर्भ होता है प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, जो मित्रता वाला है, जो मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये दूसरा कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए कोई 2 व्यक्ति के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। ठीक है, राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? राम और लक्ष्मण के स्वभाव का अंतर कीजिए। चूंकि छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का, तो हम छोटा आंसर भी लिखेंगे। तो ये राम और लक्ष्मण का स्वभाव का अंतर करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा लिखे। तो राम धीर और शांत प्रकृति के थे, चूंकि उसमें क्वेश्चन में ही लिखा था। और लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। तो आपको दिखा देते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। यहाँ तक लिख देंगे, आप कन्फर्म हो जाएगा। चूंकि 21वां कंप्लीट हो गया। अब इसका अथवा दिया है, अथवा। ठीक है, अथवा जो है ये दूसरा है ख मतलब अथवा 21वां का ख। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं यदि वो न आए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, हमने इसको नहीं किया है, इसको अगले वीडियो में करेंगे। ये है हमारा अब 22वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 22वां क्वेश्चन का
दिया गया है पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो चूंकि हमने इसको क वाले को नहीं किया है, अब मैंने किया है ख वाले को, जो कि मेरे सिलेबस में है। ठीक है, तो इसी को हमने किया है। तो 22वां का खंड ख, 22वां का ख होता है जो अथवा में दिया रहता है, हम उसको करने जा रहे हैं क्योंकि ये आसान है। ठीक है, क वाला कठिन था। तो हम इसको पढ़ते हैं। उधव मोही वज्र बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जशुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत विरात, सूरदास धनी धनी वज्रवासी, जिनसो हित जतुतात। ठीक है, ये इसमें प्रश्न नंबर पहला कहता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखे हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो संदर्भ नंबर खंड ख का ऐसे संकेतांक हम लोग बना लेंगे। उधव मोही वज्र बिसरत ... जिनसो हित जतु तात। ठीक है ना, इसका संदर्भ पढ़ते हैं हम, आप लोग सुनिए। ठीक है, संदर्भ है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा, सूरदास को हमको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था, हाईलाइट करके। ठीक है ना, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, इसको भी हमको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना चाहिए था, महाकाव्य से लिया गया है। अब इसका प्रसंग है, इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। मतलब ये जो है, ये जो उधव मोही वज्र बिसरत वाला, इसमें प्रसंग इसके द्वारा क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या भी हमने किया है अच्छे से। तो व्याख्या कि श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव मैं वज्र को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए स्वभाव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के कुंजों की ध्वनि छाव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते हैं तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, अनुभव करते थे। माता यशोदा मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपिया और ग्वाल वालों के साथ मैं खेला करता था। अब आते हैं उसके आगे। सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे वज्रवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 23। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो है, क और ख। क या तो करें या फिर ख करें। तो ठीक है, तो हम लोग क करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो है प्रश्न 23, ये ऐसे बना लेंगे हम लोग। ये क्या कहते हैं इसको, संकेतांक बना लेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इयम नगरी विविधर्माणम संगल अस्ति, मतलब संगम अस्ति, उसके बाद ... करके देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। ठीक है,
तो इसको हम पहले पढ़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग समझिए। तो इस कहता है इयम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मा अग्रत अत्रगत्य ईश्वीयान् विचार्यां प्रसारयां न केवलं दर्शने साहित्य धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां वैकृते लोके विश्रुता अत्रत्या कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इसका हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रसंग क्या है, ठीक है। तो इसका संदर्भ कहता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी को हमको हाईलाइट करके लिखना चाहिए था, पाठ से उद्धृत है। तो आइए अब इसका व्याख्या करते हैं। इसका संदर्भ तो हो ही गया, अब इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि हिंदी में अनुवाद, यह नगरी उनके धर्मों के मिलन का स्थान है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगर अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24वां पे, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 24वां क्या कहता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ लिखिए, ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ देते हैं। किश्चित गुरुतरम भूमे क्विश्चित तरम च खात, किश्चित शीघ्रतरम वातात, किश्चित बहुतरम त्रिडात। माता गुरुतरम भूमे खात। उसके बाद पितोच्चस्तथा मन शीघ्रतम वतात, चिंतते बहुतरी त्रिडात। इसमें भी दो दिया है, क और ख, या तो क करें या तो ख करें, तो हम लोग क ही किए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं, इसका भी संदर्भ और व्याख्या लिखना है। तो इसमें जो संदर्भ हम लिखे हैं इसको पहले संकेतांक बना लेंगे प्रश्न नंबर 24 डाल के। तो देख सकते हैं आप लोग कि संकेतांक बनाएंगे किश्चित गुरुतरम भूमि, उसके बाद डॉट 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 चिंता बहुस्तरी त्रिडात। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी, इसको हाईलाइट किया ना, ऐसे ही मेन वाक्य को कॉलम पेन से लिख के हाईलाइट कर देता है, ठीक है ना, नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो इसका भी व्याख्या हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका व्याख्या पूरा देख लेते हैं कि भूमि से बड़ा क्या है, ठीक है ना, और प्रकाश और आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तीव्र क्या है, और तिनकों से घना क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब संस्कृत में ही ये पूछा गया है, तो इसको हम लोग हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं कि माँ भूमि से बड़ी है, ठीक है, और पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तीव्र है, और चिंता तिनकों से घना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें से क ख और भी बाकी है, ग घ अंगा च छ ज झ इया तक दिया है, ज झ तक दिया है। तो इसका तो हम वीडियो बनाए नहीं है,
इसका वीडियो अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। हम आपको एक सजेशन देते हैं कि आप मातृभूमि के लिए खंड के आधार पर तृतीय सर्ग, जो बलिदान का सर्ग है, जिसमें आजाद चंद्रशेखर जी ने अपना बलिदान दिया था, यही आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना। भूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद जी का चित्रण कर दीजिएगा, तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको याद करना नहीं है, इसको बस समझ लेना है और समझ के लिख देना है, ठीक है। आप ये बलिदान सर्ग का तृतीय सर्ग लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आते हैं पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये तो हम जीवन परिचय नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोग अपना जीवन परिचय लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो हम कहेंगे ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। ये दोनों हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, हिंदी के बोर्ड पेपर के पहले, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मतलब लेखकों का, ठीक है, लेखकों का जीवन परिचय। अब हमको लिखना है ये कवियों का जीवन परिचय, ठीक है, जो कवि हैं, ठीक है ना। तो दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ज्यादातर हो सके तो महाकवि सूरदास जी का याद कीजिए या फिर तुलसीदास जी का याद कीजिए, ठीक है ना। यही दोनों सही पड़ेगा आपके लिए याद करने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास का जी याद कीजिए और महाकवि सूरदास जी का याद कीजिए। सूरदास जी का कुछ प्रमुख रचना है सूर शरावली और साहित्य लहरी, और भी कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये आता है कि क्वेश्चन नंबर 27वां, ये कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक का प्रश्न पत्र में न आया हो, वो उसको लिखिए। तो हम आपके सामने पेश करते हैं एक ये श्लोक। तो आपको 27वां प्रश्न का श्लोक बताते हैं, ठीक है ना। तो श्लोक बहुत आसान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या, ठीक है। उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्, ठीक है। कितना सिंपल सा ये श्लोक है। तो आइए इसका संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ क्या कहता है। कि इसका संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत से उद्धृत है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। मतलब इस जो श्लोक है ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। इस श्लोक से जो कवि ने वो पूरे संसार के कल्याण की कामना किया है। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कि संसार में सब सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें, कोई दुख का भागी न हो, ठीक है। तो अब आते हैं 28वां पे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न ए का उत्तर आप लोग दीजिएगा। और वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये होता है प्रश्न 28वां का, ठीक है ना। तो पूर्व राजा का आश्रित, ये लोग आप ये इसका उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है। मैं केवल 2 ही का उत्तर दूंगा। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, और कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगल होता है, वाराणसी में, ठीक है ना। चंद्रशेखर का असित, ये इसका भी आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। तो आते हैं, तो आता है 29वां में ये 5 दिए गए हैं, जिसमें आपको
कोई ना कोई एक करना है। तो भारत में आतंकवाद कारण और निवारण भी लिखना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि भी लिखना है, बेरोजगार की समस्या लिखना है और विज्ञान के चमत्कार भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक लिखना है आप लोग को, ठीक है ना। तो आइए मैं बताता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है या फिर ये है, ये दोनों आप लोग लिख के एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों आप लोग यदि लिख लेते हैं तो आप लोग को 9 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।